नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ थर्ड वीडियो ऑफ 11th क्लास। और अभी हम लोग ने कल इस चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का 2 सवाल लगाया था ना। आज उसका 2 सवाल और लगाने की कोशिश किया जाएगा। एक मैंने सवाल लिख कर रखा है और स्टिल जो मैंने कल बताया था आज दोबारा बता रहे हैं। ये सारे सवाल हम कहाँ से पिकअप कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? ये सवाल हमारा कहाँ का है? SC शर्मा बुक का है। तो जिनके पास लेटेस्ट होगा या क्लोज टू लेटेस्ट के आसपास का बुक होगा वो अपने उस रेस्पेक्टिव बुक से इस क्वेश्चन को मैच करे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कल कराया था, क्वेश्चन नंबर उसके पहले कराया था क्वेश्चन नंबर 1, कल कराया था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। आज 7 करा रहे हैं। जो स्किप भी कर रहे हैं वो करा सकते हैं, मेरे पास उन सब के आंसर्स भी PDF फॉर्म में है प्रॉपर वे में। तो किसी बच्चे को अगर चाहिए होगा वो मुझे टेक्स्ट कर दे। नंबर कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो जब अपलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं प्रॉपर अपना नंबर एंड सब कुछ, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्किप कर रहे हैं वो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल टाइम अगर मिलेगा हम वो भी सवाल करा देंगे। बट फॉर अ वाइल इस चैप्टर में तो खास बात क्या था, इस चैप्टर में तुम्हें सारे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर गिन के 5-6 सवाल ईमानदारी से लगा दिया ना प्रॉपर, मतलब अच्छे से, तो होता क्या है कि हर सवाल में देखोगे कम से कम 6-7 ट्रांजैक्शंस हैं और हर ट्रांजैक्शन में या तो रिपीट मिलेगा कुछ नया मिलेगा। हम लोग 4था सवाल लगाने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ऑलरेडी हमने क्लोज टू 20-25 ट्रांजैक्शंस न्यू टाइप के फेस कर लिए हैं, अभी 2-3 और लगाएंगे। तो जितने एग्जाम में वैरायटीज़ के लेवल में हमको पता होना चाहिए वो हो जाएगा। हाँ, बस एक लास्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन में आने से पहले। देखो किसी भी कीमत भी थर्ड वीडियो है और ये हमारा 4th क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन 7 है बट हमें 4था सवाल लगवाने जा रहे हैं, 3 इसके पहले लगवा चुके हैं। तो किसी भी कीमत पे बेटा ये थर्ड है तो सेकंड और फर्स्ट वीडियो जो उसके पीछे का था कंटेंट उसको देखकर यहाँ पहुँचना है, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि अब मेरा मोटिव डायरेक्ट सवाल लगवाने का है। जो बच्चे बैठे भी हैं लोग 2 दिन से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो अब ये भी एलिजिबल है मेरे लेवल पे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेरे साथ लगाने के लिए। तो चलो अब सवाल पे आते हैं, ज़्यादा उसमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। देखो इसमें क्या लिखा है, हम लोग जो कल लगाए थे ना उस लिहाज से जो आज पढ़ने जा रहे सवाल में कुछ नया नहीं है। पर क्या है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन दोनों क्या है हमारे लिए इस बार न्यू। बाकी जो बीच में है वो सब हमारे लिए ऑलमोस्ट रिपीटेबल है, मतलब पहले के क्वेश्चन में आ चुके हैं। फिर भी क्यों लगाया जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस के लिए। पढ़ते हैं। अभी तक क्या हो रहा था ऑल टाइम नॉर्मली कि हमें इनिशियली बिजनेस कमेंस के तौर पे ओनली कैश दे रहा था। तो हमने क्या करते थे, एसेट्स में कैश एंड कैपिटल मिलते थे ना एंड बीच में इक्वल लगाते थे। इस बार क्या हुआ है, तुम्हें कैश के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर तीनों एक साथ। मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, यही बातें वहाँ लिखा है। तो अपने रेस्पेक्टिव बुक से, जो कि ये बुक है, वहाँ पे क्वेश्चन 7 उसी के आसपास मिल जाएगा, वहाँ से टैली कर लेना है, ठीक। तो जब तुम्हें एक साथ क्वेश्चन में एक से अधिक एसेट्स देगा पहले ही ट्रांजैक्शन में, तो क्या करोगे, उन सभी के नाम लिखो एक एक करके, कैश, स्टॉक एंड तीसरा क्या है हमारा, फर्नीचर। तो इन तीनों के अमाउंट लिखो और सबके साइन क्या रहेंगे, प्लस। तो कैश दिया 20,000, स्टॉक दिया है 30,000 एंड फर्नीचर दिया 10,000। बिकॉज ये सब हमारे बिजनेस में लाया जा रहा है फ्रॉम ओनर के साइड से, तो कलेक्टिवली ये सब क्या कहलाएगा, जो भी चीज़ ओनर लाता है, मैंने हर बार कहा है, वो कैश लाया, एनीथिंग कुछ भी लाया, ये सब एज अ कंबाइंडली क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो इन सभी को जोड़ के वहाँ पे लिखो कैपिटल के जगह पे, कितना आएगा ये 60,000। ओके। तो जब जब तुम्हें ओपनिंग एंट्री में एक साथ मोर देन वन एसेट्स दे तो परेशान नहीं होने, बे इतना क्यों दे दिया, तुम्हें इन सब को लिखना है। हाँ एक बात और ध्यान सुनो, मोस्टली तुम्हें एसेट्स ही देता है एक साथ। वर्स्ट केस में कोई लायबिलिटी दे देगा अगर मान लो, तो कोई बुराई नहीं है, वो यहाँ लिखोगे, फिर लायबिलिटी के नीचे लिख दोगे, बट ऐसा होता नहीं आमतौर पे। अब सेकंड पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गुड्स हमने क्रेडिट पे बॉट किया है राम से, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुक में प्रॉपर इलेबोरेट करके लिखा था स्टेटमेंट में कि हमने राम से परचेज किया है गुड्स उधार पे। परचेज कहा था, बॉट मतलब परचेज करना। तो अब ये बताओ, एट द एंड जब परचेज करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा,
अगर हमने गुड्स परचेज किया हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले? स्टॉक। गुड। तो ये जो 25,000 का हमने गुड्स परचेज किया है ये हमारे स्टॉक को इंक्रीज कराएगा, बट हमने पे नहीं किया है तो कैश तो घटेगा नहीं। हमने उधार पे खरीदा, मैंने कल बताया था हम जब जब गुड्स को उधार पे खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो ऐसे केस में क्या होता है? क्रिएट क्रेडिटर। तो यहाँ पे एक वर्ड लाओ लायबिलिटी के नीचे, दैट इज क्रेडिटर। और हमने परचेज कितने किया? 25,000 का, तुम्हारा उतने ही अमाउंट से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। बाकी इसका इम्पैक्ट, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ना कैश पे हुआ, ना फर्नीचर पे हुआ, और ना ही कैपिटल पे हुआ। क्यों कैपिटल पे नहीं हुआ? कल मैंने बताया था कैपिटल में क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, या फिर अगर हमने ड्राइंग किया है, या फिर कोई हमारा एक तरह से क्या था, एक और था पर्सनल एक्सपेंस, कुछ भी था ना, तो ये सब वहाँ जाता है। यहाँ पे इसका कनेक्शन उससे नहीं था फिलहाल। अब सॉल्व करो, पता लगाओ न्यू इक्वेशन की क्या इन दो ट्रांजैक्शंस के बाद स्टिल हमारा जो इक्वेशन था एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल स्टिल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करो, मैच करेगा। वैसे ये आएगा 20,000, 30, 25 कितना होता है? 55, आगे बताओ। 10, देन आफ्टर 25, एंड लास्ट 60। चलो दो आसानी से हो गया ना। नेक्स्ट पढ़ो, बॉट गुड्स कैश पे करके। इस बार लिखा है हमने अगेन परचेज किया है गुड्स, तो हमारे पास फिर से स्टॉक आएगा। तो जो स्टॉक का कॉलम है वहाँ बढ़ा दो 10,000 से, बट इस बार लिखा है हमने पे किया है, बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब पे हुआ इस बार, तो कैश कम होगा इस बार उतने अमाउंट से, एंड इसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं हुआ है, तो बाकी जगह पे लगा दो 0। अगेन सॉल्व करो, हमारे पास कैश रह गया 10,000 से, ये हो गया हमारे पास 65,000, देन आफ्टर 10,000, उसके आगे 25 एंड लास्ट में 60 अगेन। ठीक, नेक्स्ट क्या है? गुड्स रिटर्न टू राम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इधर देखो। गुड्स रिटर्न टू राम मतलब क्या होता है? जो सामान हमने राम से ऊपर सेकंड वाले में परचेज किया था, अब उनको हम रिटर्न करें, कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा। परचेज तुम 25,000 किए हो तो, बट रिटर्न कितना कर रहे हो? 4,000 का। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? हमारे पास से गुड्स अब वापस जा रहा है। जब गुड्स आया था तो प्लस किए थे, अब वापस कर रहे हो तो गुड्स हमारा घट जाएगा। और किसको रिटर्न कर रहे हो? अपने क्रेडिटर को। तो जब तुम रिटर्न उनको कर दोगे तो क्या अब उनको हम इतना पे करेंगे? भाई जब खरीदे थे उधार पे तो उतना पे करने वाले थे, बट जस्ट बिकॉज हमने उनको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने के बाद अब उनका जो क्रेडिटर का अमाउंट है वो घटेगा उतने ही फिगर से जितना हमने रिटर्न कर दिया। तो ओवरऑल हमारा अब क्रेडिटर थोड़ा कम हो गया, और इसका रिटर्न का इम्पैक्ट कहीं और नहीं हुआ, ना यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ। अगेन सॉल्व करो, कितना आ गई है? 25 नहीं 61, 65 लिखा है वो, ये 4,000 है। जीरो पे ध्यान दो और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत अवेयर रहा करो। एक छोटी सी गलती पूरा गलती होता है, और पता है क्या होता है? वापस करने का मन नहीं करता। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस इसलिए कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बहुत बार किया, अभी रिपीट नहीं, नया नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 26,000 फॉर कैश। लिखा था क्या? मैंने पढ़ा ही नहीं है, 5वां ना। अच्छा इसमें लिखा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 26,000 इन कैश। यहाँ कैश मेंशन था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि तुमने बेसिकली 20,000 का सामान 26,000 में बेचा कैश मांग करके। तो पहली बात बेच रहे हो तो गुड्स घटने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। और गुड्स कितने घटेगा? जितने कॉस्टिंग था, तो हमारा गुड्स डिक्रीज होगा 20,000 से, और हमने बेचा 26,000 में, और उतना पूरा पैसा आ रहा है, कोई उधार बेचा नहीं गया है, तो हमारे पास पूरा 26,000 आएगा। अब जस्ट बिकॉज तुमने बढ़ा कर बेचा है, विच क्रिएट प्रॉफिट फॉर अस, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में, और प्लस लगाना बिकॉज प्रॉफिट हुआ है, बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं हुआ। सॉल्व करो, कितना आ गई है? ये सब रिपीट है। देखो नया हमारे लिए कौन सा था? सब पहला वाला, अभी आखिरी नया आएगा। ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 36। देन आफ्टर माइनस करना 61 में से, तो 41 हो जाएगा। आगे
चलो सेकंड लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो क्या लिखा है। ये हमने कल भी किया था, बस थोड़ा सा अलग वे में पूछा है, सेम चीज़ पूछा है जो हमने कल किया था, सेटलमेंट वाला बात याद करो। कल एक था सेटलमेंट जहाँ 20,000 पे करना था, हमने 19,500 पे किया था, 500 प्रॉफिट निकल गया था, कुछ उसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। हमने राम जो कि हमारे यहाँ पे क्रेडिटर के तौर पे थे ना, हमने उनको सेटल्ड किया, मतलब उनका पूरा हिसाब कंप्लीटली वाइंड अप कराया। देना 21,000 था ना, तो हमने उनको सेटल्ड किया 1,000 के डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट क्या होता है? हमने उनसे कहा कि भाई आपको देना 21,000 है ना, मतलब फर्म उनको 21 पे करने वाला था, तो फर्म ने कहा होगा ठीक है आपको हम 1,000 कम देंगे, मान जाइए आप। अब वो मान भी गए होंगे कि चलिए ठीक है 1,000 कम चलेगा, बट मेरा वाइंड अप करिए पूरा अकाउंट को। इसका मतलब कि हमने उनसे कहा जब जब सेटल्ड कहेगा, विच मीन्स कि अब उनको नाम क्लोज करना है। जो ये नाम तुम लेके चल रहे हो एज अ क्रेडिटर तौर पे, ये नाम क्लोज कर दो पहले। और क्लोज का मतलब क्या होता है? जितने से फिगर है उसको कंप्लीट रिवर्स कर दो नेगेटिव लगा के, ताकि ये जीरो हो जाए। अब उसके बाद पेमेंट हो रहा है, बट हमने पेमेंट उनको 1,000 लेस पे किया है, तो हमारे पास से कितना कैश जाएगा? सिर्फ 20. बिकॉज डिस्काउंट पे किया, पूरा फुल पेमेंट नहीं किया, और जो 1,000 कम पे किए ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। सोचो अगर तुमने किसी को पे करना था जितना रुपया, तुमने उनको कम पे किया थोड़ा सा, तुम्हारे लिए फायदा नुकसान है? Profit. तो यहाँ पे जो 1,000 हमने कम पे किया अपने क्रेडिटर को, हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। बढ़ा कर पे करता नहीं है, मोस्टली घटा के पे करता है, और जितना तुम लेस पे करोगे स्टिल वो तुम्हारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। बाकी जगह इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। देखो अगर टोटल पे हुआ होता तब नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपली 21 वहाँ माइनस 21 यहाँ माइनस किए होते कैश में, बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ो, कितना आ गया? ये माइनस करो, ये आएगा 16,000, देन आफ्टर 41, उसके बाद 10. यहाँ पे आएगा 67। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्म लिखा है, देखो क्या लिखा है? IOC। पता है IOC क्या होता है? समझाते हैं। देखो यहाँ हम बनाएंगे बैलेंस शीट, अगर स्पेस बचेगा तो समझो। IOC तुम्हारा पहले होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, विच मीन्स यहाँ कोई पेमेंट नहीं जा रहा है, ना पैसा आ रहा है, पैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है फिर? ये एक टाइप का सिचुएशन होता है कि मतलब अगर मान लो एक ओनर है और एक फर्म है, तो नॉर्मली क्या होता है? फर्म नॉर्मली क्या होता है ना, ओनर यहाँ पे पैसा लगाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब फर्म की जिम्मेदारी है कि एक समय बीत जाने के बाद इसी पैसे पे, मान लो 1 साल के बाद, फर्म उस पैसे के ऊपर ओनर को क्या प्रोवाइड करे? IOC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने लिखा नहीं कहीं पे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो फर्म की जिम्मेदारी है कि जो पैसा ओनर बिजनेस में लगा रहा है उस पैसे पे फर्म इंटरेस्ट पे करे। अब तुम इमेजिन करो, तुम ही अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हो 1 लाख रुपया, तो बैंक में क्या देता है? तो एज लाइक अगर हमने पैसा, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया फर्म में, तो फर्म को भी उसके बदले क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। अब बल्कि यहाँ पे कंडीशन है, क्या रियल लाइफ में फर्म कहीं एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं. तो ये जो हम लोग कह रहे हैं कि फर्म पे कर रहा है, ये कहाँ रियल में पे हो रहा है? कुछ पे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऑन पेपर दिखाया जाता है ताकि अपने एक्सपेंस को बढ़ाकर दिखा दें, प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये सब बस एक ट्रिक है अपने प्रॉफिट को लेस दिखाने का इन द बुक्स के रिकॉर्ड पे, ताकि गवर्नमेंट से बचा जा सके टैक्स पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर इसमें तो करेंगे. हाँ, इस पे दिखा रहे कैसे होता है, मैंने कहा ना ऑन पेपर करना होता है बस। हाँ, रियल में कोई कैश नहीं जाता। तो अब सवाल है कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। जब ये फर्म पे कर रहा है, ध्यान देना, अब इसमें कैसे करेंगे समझ लो। जब फर्म पे कर रहा है तो ये फर्म के खुद के लिए क्या है भाई? फर्म IOC दे रहा है ओनर को, तो फर्म के अपने खुद के लिए क्या है ये? और ये मिल पैसा किसको रहा है? तो ये ओनर के लिए क्या है? प्रॉफिट या इनकम। ठीक है, अब ये बताओ इस क्वेश्चन में अगर IOC 3,000 फर्म ने पे किया होगा, मान लेते हैं, मान लो को फिलहाल फर्म कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फर्म अगर पे किया होगा तो एट द एंड ये फर्म के लिए खुद के लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? कैपिटल. तो ये जो हमारा अमाउंट है कितने का? 3,000 का, यहाँ अगर लेस दिखा दे कोई दिक्कत? कैपिटल में से। अब ध्यान सुनो, रुक जाओ लिखो नहीं, ये कोई नॉन, इसमें कोई कैश नहीं जा रहा है, बट स्टिल फर्म के लिए क्या था वो?
एक्सपेंस एक्सपेंस था, दिखा दिए, ये फर्म के लिए एक्सपेंस था। अब मेन बात, ये पैसा मिला किसको, और क्या ओनर उस पैसे को विड्रॉ कर लेगा? नहीं, वो पैसा वापस ओनर क्या करेगा, बिजनेस में ही लगाएगा। तो मतलब जब पैसा वापस बिजनेस में आता है, कुछ भी आता है फ्रॉम ओनर के साइड से, तो वो कहाँ जाता है, कैपिटल। तो मतलब यही पैसा वापस इधर आ जाएगा। अब तुम ये कहो सही, तो वापस सेम ही हो जा रहा है, जब माइनस प्लस करना था तो कट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही मैंने इसलिए कहा था, इसका इम्पैक्ट हमारे अकाउंटिंग इंग्लिश में पड़ता नहीं है, सिर्फ बुक्स के रिकॉर्ड के लेवल पे दिखाना होता है। और यही सेम लॉजिक अभी एक और टर्म आएगा, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम तरीके से करोगे। हाँ, अब मैंने लिखा है माइनस पहले, लिखा है प्लस बाद में, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो लिखो प्लस ऊपर, लिखो माइनस नीचे, तो भी चलेगा, क्योंकि एट देन वो कोई फिगर बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहीं भी नहीं होने वाला, सब जगह क्या रहेगा, सब 0। क्लियर। चलो सॉल्व करो, बनाओ फाइनल क्वेश्चन, कितना बनेगा इसका, 16,000 प्लस में आएगा, उसके बाद 51,000, 10,000, 0, 67,000। ठीक है। और तुमने मैंने कल भी कहा था, बैलेंस शीट वाला अप्रोच होपफुली एग्जाम में दे दिया जाता है, तो बहुत परेशान नहीं होना है, वो बना लिया करो, ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। जो भी एसेट्स लायबिलिटीज़ का तुमने नाम ओपन किया, देखो हम तुम्हें बता है, अभी तुम लोग 11th क्लास में हो, तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके तुमको एकदम डीप बातें बताते, कोई मतलब नहीं है। जो वीडियो देख भी रहे होंगे, हो सकता है उनको, जो अगर 11th क्लास के बच्चे नहीं भी हैं, तो उनको ये फील आ सकता है क्या ही हम बच्चों तरह बता रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं फिलहाल, वो तुम लोग के स्टैंडर्ड पे आकर के जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, हम वैसी बातें बोल रहे हैं, वैसी बातें पढ़ा रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बहुत हाईटेक बातें या बहुत लास्ट स्केल पे जाकर बताने का, जितना तुम्हारे लिए भी काम की बात है उतना ही जानो सिर्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका बनाना है बैलेंस शीट, तो कैसे बनेगा इसका बताओ बैलेंस शीट, मेरे पास नीचे स्पेस है क्या, हाँ नीचे बन जाएगा इस बार। चलो देखो, अगर इसका हम बनाते हैं बैलेंस शीट, तो कैसे बनेगा, वो याद है फॉर्मेट क्या था, यहाँ आता है लायबिलिटीज एंड यहाँ पे ठीक, जितने लायबिलिटीज के नाम हमने इस्तेमाल किए यहाँ पे एक ही था, बट वो भी नाम 0 हो गया है, तो मत लिखो उसको अब, बट एक नाम हमारा है कौन सा, कैपिटल, तो वो लिखाएगा। और यहाँ एसेट कितना दिया है, 3 नाम है, कैश, स्टॉक एंड लास्ट फर्नीचर। इसका टोटलिंग करना रहेगा अभी, ठीक है। कितना अमाउंट इसका दिया बताओ, कैपिटल हमारे पास 67,000 है, 67,000, ये नीचे भी सेम आएगा वैसे, 67 लिखा हुआ ठीक है ना, छोटा लिखा समझ जाना, ये भी 67 आएगा। कैश कितना था हमारे पास, 16,000, 41 एंड लास्ट 10। ओके देखो, ये सवाल हमारा बेसिक था, बट स्टिल तुमने यहाँ पे कुछ नया सीखा। जिनको ये लग रहा है सर नया तो ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, यहाँ से गिन के 2 नया आया, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग कम नया क्यों देख रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तुम लोग ने 3 सवाल इसके पीछे लगा लिया था। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन 1 लगाते वक्त कि 4-5 सवाल लगा लोगे, फिर उसके बाद तुम्हें ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं बचता है। मैं किसी फर्म के अंदर कितना ही कुछ नया हो रहा होगा, भाई ले दे के वही हो रहा होगा, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, है ना, या पैसा अपने क्रेडिटर को पे करना, अपने डेप्टर्स पैसा रिसीव करना, ये सब घूम फिर होता है, मशीन परचेज करना, है ना। तो ये बहुत बेसिक ट्रांजैक्शंस है, इसके बियॉन्ड तुम्हें क्या ही देगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी तरह बनता है। एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए, जो कि इस बुक का, इस टॉपिक का लास्ट सवाल रहेगा। मैंने फर्स्ट डे कहा था इस चैप्टर में 4 टॉपिक है, हम लोग अभी उन 4 में से पहला टॉपिक पढ़ना है, अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करना। इसके बाद 3 हेडिंग बचे रहेंगे, बट फिलहाल अभी फर्स्ट हेडिंग पे ही हम लोग अगर टिके रहे, तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक पे हमने जितना सवाल लगाया है, आजकल जोड़ ले 4 सवाल हो गया ना, एक और लगाते हैं, जो कि इस बुक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। चलो इसको देखो पहले। ओके देखो बेटा, मैंने एक सवाल और लिख दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चेंज कर लो इसको भी। अब ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है अब, और पता है इस सवाल में खास क्या है, अभी तुम लोग हम लोग डिस्कस आपस में कर रहे थे ना
ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगभग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन नए हम लोग के लिए हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला रिपीट है जो हमने इसके पहले लगाए थे, सेकंड नया है, थर्ड भी नया है, फोर्थ नया है, फिफ्थ नया है एंड सॉरी टू से सिक्स्थ भी नया है, सब नया है। तो नया क्या मतलब, ये कह सकते हो कि हम लोग जितना अभी तक क्वेश्चन लगाए हैं टिल नाउ, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड अभी क्वेश्चन लगाए थे 7, इन सब के बाद भी कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं या नाम कह सकते हो जो हमारे लिए काम के हैं। तो यहाँ पता है इन सब में तुम कुछ ऐसा जानोगे जो तुम्हें पता होना चाहिए और क्वेश्चन तुम्हारे इस टाइप के भी आ जाते हैं। चलो अब लिखना बंद करो, क्योंकि अगर नया होता है कुछ भी ना तो मेरे से पहले देखा करो, सीखा करो, ठीक है। पहला तो रिपीट है, पढ़ो क्या लिखा है। वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स ना, तो अगेन हमारे पास दो चीज़ पहले से मेंशन्ड है एसेट्स के तौर पे, कैश एंड स्टॉक। तो लेके चलो प्लस 47 कैश हो गया हमारा, हो गया एंड कितना स्टॉक हमारे पास है 25,000। थोड़ा सा दूर लिखा गया, स्टॉक को भी दूर करो, अब ठीक है। और दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल 65,000। ये तो नॉर्मल लगा ना, इजी लगा। अब जो जो नया आ रहा है उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन अगर होगा हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जरा पढ़ो सेकंड वाला। देखो आमतौर पे क्या होता है, अगर ऐसे लिख कर आता वी हैव सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 13,000, तुम तुरंत समझ जाते हो कि 10,000 सामान बेचा कितने में गया है 13,000 में। तो गुड्स घटेगा 10,000 से, और अगर बेचो कैश में हो तो कैश बढ़ेगा 13,000 से, जो गैप 3,000 का है हमारा क्या होता है प्रॉफिट। अब ये सब सिंपल कब था, जब नंबर दिया होता है, बट यहाँ इस बार क्या दे दिया है परसेंट। तो है वही चीज़, बस तुम्हारा थोड़ा दिमाग को टेस्ट कर रहा है। क्या लिखा है, वी हैव सोल्ड 40% ऑफ द गुड्स, मतलब हमारे पास जितने गुड्स थे। देखो अब जरा देखो, जरा हमारे पास पहले गुड्स है कितना, हमारे पास गुड्स कितना है, 25। तुमको चेक करना है कि इस 25,000 का 40% कितना होता है, क्योंकि सब नहीं बेचा गया है, 40% बेचा गया सिर्फ। तो 25,000 का 40% कैसे निकालते हो पता है, इस तरह निकालते हो 25,000 इंटू 40/100, जो कि सॉल्व करने कितना आता है 10,000। हमने इस 10,000 के गुड्स को सेल किया है, नॉट नंबर नहीं दिया है, प्रॉफिट अगेन परसेंटेज में दिया है कि हमने इस 10,000 के सामान को बेचा है 30% के प्रॉफिट पे। 10,000 के सामान, ये हमारा कॉस्टिंग है, ठीक है। तो तुमने 10,000 के सामान को बेचा है 30% के प्रॉफिट पे, 13 नहीं 30, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, हाँ सही बोल रही हो। 13,000 तो तुम्हें पहले 10,000 का 30% चेक करना पड़ेगा कितना होता है, जो कितना आता है 13 ये आएगा 3,000। ये जो 3,000 आया ये प्रॉफिट है कि बेसिकली हमने 10,000 के सामान को 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो पहले प्रॉफिट अमाउंट निकाल लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट पे बेचा गया है तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट है, कैपिटल इधर आएगा प्रॉफिट। एंड दूसरी बात, हमारा गुड्स कितने का जा रहा है 1,000। 10,000। 1,000 कहाँ लिखा है देखो ध्यान से। और उसके बाद हमने देखो बेचा किसमें है, सोहन को बेचा है, कहीं कैश लिखा है। और मैंने कल बताया था कि जब कैश मेंशन ना हो और पर्सन का नाम दिया हो तो इसका मतलब बेचा गया उधार पे। और जब जब तुम सेल करते हो उधार पे सेल, तो क्या होता है क्रिएट, बहुत बढ़िया सेल थोड़ा सा ध्यान दो, परचेज पे क्रेडिटर और सेल पे क्या लिख दे रहा है, जब भी सेल होता है क्रेडिट पे तो वहां पे क्या आता है डेप्टर। और डेप्टर कितने का आएगा, सामान 10,000 का बेचो 3,000 के प्रॉफिट पे, तो मतलब हमारा जो डेप्टर क्रिएट होगा कितने से होगा 13,000। तो अब सोच लो 10,000, 13,000, 3,000, ये 3 नंबर यहाँ दिया ही नहीं है, तुम ये सब खुद से कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो ये दिमाग लगा करना पड़ता है, ये थोड़ा नया था। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। इसका इम्पैक्ट ना कैश पे हुआ और तो कुछ लिखा भी नहीं है, तो इसको ऐड करो। ये क्लियर हुआ इससे कितना कैसा है, चलो गुड। यहाँ कितना आएगा 15 नहीं, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी नया है।
हमने गुड्स चैरिटी एंड डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर लिया, यहाँ यूज लिख लो। देखो व्हाट इज चैरिटी, हेल्प, तुमने एक तरह से गुड्स को दे दिया चैरिटी के नाम पे, तो तुम्हारे पास से एट द एंड क्या घटेगा, स्टॉक, गुड्स घटा है तो गुड्स घटेगा, स्टॉक घटेगा। अब गुड्स घटा है दो पार्ट्स में, एक चैरिटी के नाम पे घटा है और दूसरा डोमेस्टिक यूज के नाम पे, तो डिक्रीज हुआ है तो माइनस तो होगा गुड्स, ये फैक्ट है। अब सवाल है कि हमने इसको बेचा है क्या, या हमने डोनेट किया है, या फिर अपने घर ले गए पर्सनल यूज के लिए जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो तुम चैरिटी करोगे तो एक्सपेंस है, डोमेस्टिक यूज के लिए करो तो ड्राइंग है, और ये दोनों कहाँ से मैच होता है, कैपिटल, बिल्कुल। तो यहाँ पे माइनस करोगे अगेन दो बार, तो इस तरह से करना था। यही अगर बेचे होते पैसा आता, बट यहाँ पैसा तो ही ना आ रहा है, यहाँ गुड्स भले ही जा रहा है बट हमारा जो गुड्स जाने का कारण है वो एक्सपेंस के तौर पे देखा जा रहा है, कैश में कुछ नहीं हुआ, ना ही हमारे डेट पे कुछ हुआ। अगेन सॉल्व को कितना कहिए, वो चेक करते रहा करो कैलकुलेशन, हम गलती कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब ये भी नया आ गया, क्या लिखा है। और जब हम नया कहते हैं ना, तो इसके बाद तुम्हें कभी अगर ये वाला दोबारा मिले, चैरिटी की बात कभी दोबारा कहे, या चोरी हो गया, आग लग गया गुड्स में, सामान खराब हो गया, तो इस टाइप का जब जब होगा तो गुड्स घटेगा, एंड कहाँ से घटेगा वो, बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल से। अब एक और नया आ गया, सैलरी हमने पे किया है एडवांस 3000। देखो नॉर्मली अगर पे होता सैलरी नॉर्मल वाला कि भाई हमने पे किया सिर्फ, तो क्या होता है, कैश घटता और कैपिटल घटता, ये होता है ना, बिकॉज एक्सपेंस है। बट ये लिखा है एडवांस, हमने एडवांस पे कर दिया। तो देखो पहली बात, एडवांस छोड़ो, तुमने पे तो किया है ना, तुम्हारे पास से अल्टीमेटली पहले क्या जाएगा, कैश, ये तो फैक्ट है। बट जब जब एडवांस पे करते हो तो पता है एडवांस में क्या होता है, वो खर्चा इस साल का नहीं था, वो खर्चा मान लो अगले साल का रहा होगा, फ्यूचर का, और हमने आज ही पे कर दिया, तो मतलब वो आज का तो एक्सपेंस है नहीं, और जब प्रेजेंट एक्सपेंस नहीं है तो वो वहाँ से लेस तो नहीं होगा, कैपिटल में से लेस नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएगा। जब भी तुम फ्यूचर पेमेंट को प्रेजेंट में करते हो, दिस बिकम्स एसेट्स फॉर यू। क्यों, क्योंकि तुमको अगले साल तो पे नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट ना, तो अगले साल से बच गए ना पे करने से, बिकॉज तुम आज ही पे कर दिए। तो जब जब तुम एडवांस पे करते हो, देखो एडवांस लेना लायबिलिटी होता है, एडवांस पे करना क्या होता है, एसेट, हम लिख दे रहे हैं। जब भी हम लोग एडवांस पे करते हैं तो दिस इज एसेट्स फॉर अस, जिसको वर्ड दिया गया है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवांस पे कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या, ये एक न्यू एसेट्स क्रिएट होगा यहाँ पे, किस नाम से आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अब चाहो तो एलैबोरेट करो कि भाई ये प्रीपेड एक्सपेंस किस बात का है, सैलरी, तो वहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बहुत नीड नहीं है, बस वो एक सिंगल वर्ड लिखो प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी इनफ है। तो ये जो 3000 तुमने यहाँ माइनस किया, बिकॉज कैश गया वो ठीक है, बट उसी वक्त हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट भी हो गया एसेट्स के तौर पे, तो यहाँ प्लस होगा सेम अमाउंट से, और इसका इम्पैक्ट और कहीं नहीं हुआ। देख सकते हो यहाँ तुमने एक नया चीज़ सीखा कि जब भी हम एडवांस पे करते हैं तो एक एसेट्स हमारा क्रिएट होता है। ओके सॉल्व करो, कितना गई है, 37, देन आफ्टर 12, लास्ट कितना आएगा। 65, ओके अब ये भी नया हमारा कहा गया, हालांकि सेम है, मतलब ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों को मैच करता है। फर्क कितना है कि यहाँ पे तो टोटली वो प्रीपेड था, यहाँ पे पार्सल प्रीपेड है और पार्सल एक्चुअल एक्सपेंस है। सुनो कैसे, यहाँ लिख रहा है हमने 4000 पे किया है, कितना पे किया है, 4000, तो एक्चुअली हमारे पास से कितना पहले जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 से जाएगा, वो ठीक है। बट अब इसमें ये कह रहा है ना कि उस 4000 का 1/4 कितना होता है, 4000 का अगर 1/4 करोगे, 4000 का 1/4 करते हो, कितना आता है ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो जो 1000 है वो बेसिकली अगले साल का था, तो मतलब वो जो 1000 है जो हमने आज ही पे कर दिया उस 4000 के साथ जोड़ करके ये हमारा एक्चुअली क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस बना ना। तो कैन वी से कि उस 4000 में से 1000 हमारा क्या था, एसेट्स, प्रीपेड, प्रीपेड था,
और जो बाकी 3000 था वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस इसी साल का था, तो यहाँ लेस होगा। दोबारा सुन लो, पे हुआ है 4000, ठीक है, उसमें से 1000 प्रीपेड था और बाकी का जो बैलेंस गैप था 3000 वो हमारा जेन्युइन एक्सपेंस था इसी अकाउंटिंग ईयर का, तो वहाँ लेस हो गया। इस वाले में टोटल प्रीपेड था तो कैपिटल में गया ही नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, पार्सल, कि आउट ऑफ 4000 1/4 प्रीपेड है एंड बाकी का रिमेनिंग एक्चुअल एक्सपेंस था, तो वहाँ लेस दिखा दिए और बाकी इसका इम्पैक्ट और कहीं नहीं हुआ। ठीक, सॉल्व फॉर कितना आ गई है? 33 आएगा। नेक्स्ट 12 13 4 16 ओके। अब देखो लास्ट भी हमारा नया है, इस बार कह रहा है रेंट पेड 5000 बट 1000 स्टिल ड्यू। ये जो बाद में जोड़ दिया धीरे से कि 1000 स्टिल ड्यू, पता क्या होता है? पहली बात तुमने कितना पे किया? 5000, तो उतना मेरा कैश हो जाएगा, पहले उतना कर लो, दिमाग जितना चले उतना करो। उसके बाद ये जो 5000 तुमने पे किया है, ये 5000 तुम्हारा क्या रहा होगा? एक्सपेंस रहा होगा इसी साल का, तभी तुमने पे किया है ना, तो यहाँ लेस दिखा लो अपना कैपिटल से भी। अब आता है मेन हिस्सा, इसमें लिखा है 1000 स्टिल ड्यू, मतलब होता है 1000 हमको और पे करना था इसी साल, जो हमने अभी तक नहीं किया, करना था। तो ये बताओ, कोई एक्सपेंस जो तुमको आज करना था इस साल, तुमने अभी तक होल्ड कर दिया है कि बाद में करेंगे, तो इसका मतलब तुमने अपना एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। जब तुम अपने खुद की प्रेजेंट पेमेंट को होल्ड करते हो बाद में पे करने के लिए कि बाद में कर देंगे, तो तुमने एक तरह से क्या कर दिया, उधार क्रिएट किया कि तुमको आज नहीं तो कल अब तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी का पैसा लेके बैठ जाओगे कि बाद में कर देंगे, तो ये तुम्हारे लिए क्या एसेट्स है क्या? वो तुमसे, अरे भाई ऐसा भी होता है क्या? ऊपर से पहला है ऐसा पहली बार हुआ है बाप रे, हॉरर टाइप का था। चलो कोई नहीं, स्टिल विजिबल है, स्टिल विजिबल है। चलो बेटा, वी हैव 5 minutes, वी कैन मैनेज टू एंड अप दिस क्वेश्चन। स्टिल विजिबल है, चलो बेटा इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है, ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, लाइट चला गया और जब लाइट गया सब के सब बंद हो गया था। चलो कोई नहीं, कोई डरा नहीं था ना, ठीक है। इसको वाइंड अप कर लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या था, 1000 हमारा पेमेंट आज करना था प्रेजेंट में, बट हमने होल्ड कर दिया बाद में। ड्यू मतलब क्या होता है, बाद में करेंगे, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में एक नाम आएगा, और पता नाम क्या आएगा? ये नाम देखो, नहीं वो क्रेडिटर यूज करते हो तब जब गुड्स को उधार बेचते हो, यहाँ गुड्स की बात कहाँ हो रही है। नाम सुनो क्या आएगा, नाम आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये नाम आएगा, ठीक है ना। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, कि हमारा एक ऐसा एक्सपेंस जो अभी क्या है, होल्ड पे है कि भाई बाद में पे करेंगे, है ना। ये लायबिलिटी हमारे लिए होता है। तो एक तरीके से हमने अपना लायबिलिटी क्रिएट किया 1000 से पे ना करके, है ना। तो यहाँ पे 1000 क्या आएगा, एक आउटस्टैंडिंग नाम आएगा। और ये बताओ ये पेमेंट कब का था, इस साल का था ना, जो तुमने नहीं किया है। तो जो भी खर्च इस साल का होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल में। तो यहाँ पे आगे नहीं जाएगा 1000 से। तो समझो बात को, जितना पे कियो वो तो एक्सपेंस हो गया हमारा इस साल का कवर, लेकिन जो हमने पे अभी नहीं किया है फॉर अ वाइल, ये पहले नहीं आ पा रहा था, बेकार कर दिया पूरा। चलो अच्छा कोई नहीं, चलता है इतना। तो हम ये कह रहे बेटा, जितना हमने अभी पे किया 5000 वो तुम्हारा एक्सपेंस है जेन्युइन वाला, कैश गया और कैपिटल घट गया। जो हमने पे नहीं किया बट स्टिल पे करना है इन द फ्यूचर, तो वो हमारे लिए आज का एक्सपेंस कराएगा और प्लस हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट करा देता है, ठीक है। तो ओवरऑल अब जब सॉल्व करेंगे टोटलिटी में अपने वापस से, यहाँ कोई इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। सॉल्व करो, कितना गई है, ये तुम्हारा आएगा 28, देन आफ्टर 12,000 अब तुम आंसर बेटा मैच करो। उसके बाद यहाँ कितना आएगा 56, सही है पूरा। चलो बढ़िया है। और इसका बैलेंस शीट बना लोगे, यहाँ बना देते हैं हम।
बस करना क्या है, जो जो हमारे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ है उनको सिर्फ लिख दो। हम इस बार शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ एसेट्स, यहाँ लाइबिलिटीज़, यहाँ अमाउंट। इस बार इस पता क्वेश्चन बहुत कुछ नया था, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या क्या हमारा लाइबिलिटीज़ है, दो ही नाम है, एक हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड दूसरा कैपिटल। कितना अमाउंट है, 1000 एंड 56,000। और कितना हमारा एसेट्स में आएगा नाम, कैश, स्टॉक, डेप्टर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, 28, 12, 13 एंड 4000। इन सबको टैली करोगे ना बोथ साइड टोटलिंग करके, तो मैच करना चाहिए 100%। कितना आ रहा है, कोई ऐड किया है, 57 आ रहा है, ऐड करने पे ऐड को नहीं आएगा, 57,000। ओके देखो बेटा, हमने आज 2 सवाल लगा लिया और 3 इसके पहले लगाए थे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा और पिकअप कराएं जो थोड़ा अच्छे वाले हैं, डी के गोल से भी। यहाँ पे 9 सवाल थे बुक में टोटल इस टाइप के, 9 में से 5 लगाए, 4 मैंने स्किप किया फॉर अ वाइल। बिलीव मी, वो जो बाकी के 4 हैं वो पूरे मैच करते हैं इन्हीं सब में से, बहुत अलग नहीं है। 1-2 रेयरली अलग हो, तो अगर ऐसा होता है तो बच्चा मुझसे पूछ दे, हम जरूर बता देंगे, कमेंट है जैसे भी। हाँ बट इतना स्ट्रांगली कह रहे हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सभी का आंसर्स प्रॉपर मेरे पास है, इस बुक का भी है और डी गोल का भी है। तुम बस मुझे कांटेक्ट करो, हम तुम्हें प्रॉपर भेज देंगे, बट एक बार सेल्फ पहले प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो हम लोग जितने क्वेश्चन लगा चुके हैं टिल नाउ वो मेरे हिसाब से इनफ है, बट स्टिल हम थोड़ा सा और लगवा देंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रैक्टिस। नॉट फॉर्मेलिटी मतलब ज़रूरी है थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, अगर मुझे कहीं कुछ नया मिलता है तो। इतना देख लो और बाकी जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो चीज़ों को आगे ले चलेंगे, एंड जो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।